Good morning, my dear friends. I heartily welcome to all of you in our today's class of JEE PYQS of Simple Harmonic Motion. Let's start today's class. You can see here आज की इस क्लास का पहला सवाल आप देख सकते हो। डेटा में आपको कुछ इस तरह से दिया है कि वुडन क्यूब of side length L float in a liquid of density rho with its upper and lower surface is horizontal. If the cube is pushed slightly down and released, it performs simple harmonic motion of time period t. तो ये आपको एक क्यूब दिया है। क्या है? क्यूब। जस्ट सपोज एक क्यूब है का हर साइड का लेंथ क्या है? L दिया है। ठीक है, लेंथ भी L है, विड्थ भी L है और हाइट भी L है। अब ये जो क्यूब है वो हमने रखा हुआ है वाटर की टॉप सरफेस। तो अभी का जो mg होगा वो डाउनवर्ड लगेगा, सिंपल सी बात है। और ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा की वजह से जो लिक्विड का मास डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस मास ऑफ लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑन अ वुडन क्यूब इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहां लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम, स्टार्टिंग में वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। तो वेट फोर्स W इज इक्वल टू बायोन फोर्स, और वेट फोर्स है mg, और बायोन फोर्स होता है m डेज g, और m डेज इज द मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड एंड m डेज हमें फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हम ले लेते हैं, लिक्विड की डेंसिटी रो दिया हुआ है हमें, तो इसको हम रो कंसीडर कर लेते हैं। रो एरिया, अगर हम एक साइड से बॉटम एरिया, अगर जैसे आपको टॉप दिख रहा है, तो टॉप एरिया जो है वो कितना होगा? वो L स्क्वेयर होगा। कितना होगा? वॉल्यूम फाइंड करना है तो L स्क्वेयर, और इसका ये पार्ट मान लेते हैं कि जो वाटर के अंदर है वो x नॉट लेंथ नहीं है, x नॉट, रो L स्क्वेयर x नॉट g। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको स्लाइटली पुश करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इफ वी slightly pushed in the downward direction, in the downward direction, then यहां आप लिख सकते हैं कि भाई नेट फोर्स जो होगा, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो mg, तो स्टिल इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड, एंड बायोंट फोर्स जो है अब वो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो बायोंट फोर्स जो है वो पहले एफ बी था, वो एफ बी डैश में चेंज हो जाएगा, तो इट विल बिकम एफ बी डैश। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम mg लिखें और माइनस, तो एफ बी डैश यानी वही मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इनटू ग्रेविटी। मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड हमें फाइंड करना है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं रो एल स्क्वेयर। अब मान लो कि x जितना डिस्प्लेस किया, तो पहले x नॉट तो था ही, तो x नॉट प्लस x लेंथ हो गई, और साथ में g। अब यहाँ ये mg है, रो एल स्क्वेयर एक्स जी माइनस रो एल स्क्वेयर एक्स नॉट जी। अब आप इक्वेशन 1 में देख सकते हो रो एल स्क्वेयर एक्स नॉट जी इज व्हाट, दिस इक्वल टू द एम जी। तो ये और ए एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा एफ नेट इज इक्वल टू माइनस रो एल स्क्वेयर एक्स जी, यानी कि हमारी जो कंडीशन होती है भाई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। This is what? This is the condition of SHM. These are the condition of SHM. अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक करेगा तो पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंडीशन वहां पे सेटिस्फाइड है। Then you can say the time period of this SHM, time period, the time period of this SHM, this is T is equal to 2 pi अंडर रूट m बाई k, ये आप लिख सकते हो।
तो के जो है यहाँ पे रो एल स्क्वेयर जी हमारा के है, यहाँ टाइम पीरियड ही पूछा है और के की वैल्यू हम रख देते रो एल स्क्वेयर जी। हाँ, अब मास जो दिस मास इज द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक। तो ये जो वुडन ब्लॉक है उसका मास कितना होगा, तो इसका डेंसिटी आपको वुडन ब्लॉक की डी लेना है। तो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक डी है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, एल वॉल्यूम इसका एल क्यूब कितना होगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो डी एल क्यूब। तो यहाँ से एल स्क्वेयर कैंसल आउट, देन यू कैन नॉट हियर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डी एल बाई रो जी। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है आंसर के साथ। करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव फॉर next problem. Next problem, you can see here the data which is in front of you. If x, v and a denote the displacement, velocity and acceleration of particle executing simple harmonic motion of time period t, then which of the following does not change with time? चलिए, तो यहाँ आप जानते हो कि वह एक्सिलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी यानी 4 पाई स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर इंटू एक्स। तो आप इसे नोट कर सकते हो ए टी बाई एक्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर बाई टी, वेयर 4 is constant, pi square is constant and t is also constant. So here you note this is the constant. Here you can see match, answer is match with the option. Option A is correctly match with the answer. So correct answer for this problem is option A. Let's move for a न्यू प्रॉब्लम। न्यू प्रॉब्लम का डेटा आ गया है हमारे सामने, आप देख सकते हो टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 and K2 are connected to mass m as shown in figure. The frequency of oscillation of the mass is f if both K1 and K2 are made 4 times their original value. The frequency of oscillation becomes। चलिए, तो पहले हम मान लेते हैं कि भाई ए जो हमें दिया है इसका फ्रीक्वेंसी भी के है और इसका भी के है, दोनों का सेम है और एक क्लियरली पता चल रहा है एक कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन आप जानते हो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है K1 प्लस K2 यानी ये के प्लस के करोगे तो 2k हो जाएगा। तो आप इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। तो यहाँ आपका फॉर्मूला जो है f इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 2k बाई, दिस इज द आंसर 1 फॉर सिचुएशन 1। फॉर अ सेकंड केस, सेकंड सिचुएशन या आप बोलो सेकंड केस के लिए क्या बोला कि K1 और K2 दोनों की वैल्यू क्या कर दी 4 टाइम्स देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं एंड सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। तो के इक्विवेलेंट डेज क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 यानी 4k प्लस 4k यानी इट विल कम्स 8k। नाउ सेम फ्रीक्वेंसी इज f डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाई m होगा, तो यहाँ आ जाएगा 8k बाई m। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो f डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई, 4 2 जा 8 होता है तो मैं 2 को अंदर ही रखता हूँ 2k बाई एम और एक 4 है, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो इससे हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो 1/2 पाई अंडर रूट 2k बाई एम इट इज व्हाट दिस इज द f। तो f डैश इज व्हाट 2f, यानी आप यहाँ पे ऑप्शन के साथ मैच करेंगे आंसर, तो ऑप्शन ए जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। You can see here the data
The displacement of an object attached to a spring and executing simple harmonic motion is given by x is equal to, आपको x दिया है, x is equal to 2 into 10 की power minus 2 cos pi t. The time at which the maximum speed first occur, कौन से टाइम पे स्पीड मैक्सिमम होगा ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई डी टी आपको आना चाहिए। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? 2 इंटू टेन रेस टू, हाँ इसको अपने वेलोसिटी बोलेंगे, 2 इंटू टेन रेस टू माइनस टू, तो एज इट इज रहेगा कॉस पाई टी का हो जाएगा साइन पाई टी, बट वो होता है माइनस, और साथ में टी का 1 होगा तो यहाँ पाई भी आ जाएगा। चलिए, तो ये आपको वेलोसिटी मिल गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या आया, माइनस 2 इंटू टेन रेस टू माइनस 2 पाई साइन पाई टी, ये आपका आया आंसर। अब साइन पाई टी जो है, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन पाई टी 1 हो जाए। साइन पाई टी, साइन पाई टी इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, और पाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई पाई कैंसल आउट, टाइम पीरियड आएगा 1/2 सेकंड, यानी कि 0.5 सेकंड। हियर यू कैन मैच विद द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज मैच विद द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम, here are the bob of simple pendulum is spherical hollow ball filled with water. A plug hole near the bottom of the oscillating bob gets suddenly unplugged during observation till water is coming out. The time period of oscillation would, तो यहाँ आपको दिया है भाई एक पेंडुलम है, इसके एंड पे बॉब की जगह पे एक होलो स्फेरिकल बॉल लगा है और इसमें वाटर भरा हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है। वाटर भरा हुआ है और ये अनप्लग, पहले प्लग था, प्लग यानी कि यहाँ पे एक मान लो होल है, और वो होल जो है वो प्लग, प्लग यानी पूरा वाटर अंदर ही भरा हुआ है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। अब इसको अपने अनप्लग कर देते तो ऑब्वियसली यहाँ से वाटर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे वाटर गिरेगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ऊपर स्पेस एम्प्टी होता जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से लेंथ बढ़ जाएगा। ये जो लेंथ है पहले यहां से अपने कैलकुलेट कर रहे थे, अब सेंटर ऑफ मास नीचे आया तो लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड हमने पढ़ा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेंथ इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे एम्प्टी होता जाएगा, फिर इसके बाद सेंटर ऑफ मास पूरा खाली हो गया तो वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो लेंथ पहले बढ़ेगा, फिर लेंथ घटेगा, और फिर वो अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन थी वहां पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि वे फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज टू ओरिजिनल वैल्यू। ऑप्शन बी, पहले क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा, एंड देन ओरिजिनल वैल्यू पे वो वापिस रिटर्न आ जाएगा। क्योंकि आप जो भी लेंथ कैलकुलेट करते हो कहां से करते हो, सेंटर ऑफ मास से लेके फिक्स पॉइंट से। फिर जैसे जैसे वाटर जब यहाँ पे फिलअप है तो सेंटर ऑफ मास भी बीच में ही है, बट जैसे वाटर खाली होता जाएगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड द डाउनवर्ड, एंड देन इसके बाद जैसे वो खाली हो गया था, इसके बाद वापिस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऊपर शिफ्ट, और जैसे पूरा एम्प्टी हो जाता है सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। पहले लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, फिर इसके बाद इफेक्टिव लेंथ घटना स्टार्ट होता है तो टाइम पीरियड भी घटेगा, एंड देन इसके बाद सेंटर ऑफ मास पे इसका सेंटर ऑफ मास आ जाता है, तो इसके बाद वो अपने ओरिजिनल टाइम पीरियड में आ जाएगा। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज एंड टू द ओरिजिनल वैल्यू। चलो, बहुत ही बढ़िया सवाल था। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट
प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन इट रिप्रेजेंट बाय डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स इक्वल टू 0। बहुत ही आसान। जल्दी बच्चा पार्टी बताओ, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बहुत ही इजी है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसके साथ इसको कंपेयर कर दीजिए तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा आएगा। ओमेगा यानी अंडर रूट अल्फा अगर आप स्क्वायर हटाते हो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी होता है अंडर रूट अल्फा। और टाइम पीरियड को अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो 2 पाई/, अंडर रूट अल्फा। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए है ऑप्शन ए। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ वाटर विद टाइम पीरियड टी, while the period of oscillation of the bob is t naught in air, neglecting frictional force of water, and given that density of bob is 4 by 3 into 1000 kg per meter cube, which relation between t and 2 t naught is correct? तो पहले हम इन एयर मीडियम की बात करें तो एयर मीडियम में इसका टाइम पीरियड दिया है टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो अब वाटर की बात करें, वाटर मीडियम, तो वाटर मीडियम में जब आप बॉब को रखते हो तो वहां आपको एक चीज दी हुई, देखो डेंसिटी ऑफ बॉब, डेंसिटी ऑफ बॉब इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1000 दिया है। 1000 किसका डेंसिटी होता है? वाटर का। तो आप यहाँ रो बी बाई रो डब्ल्यू लिख लो तो ये क्या हो गया 4/3। दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू बॉब टू वाटर। दिस इज 4/3। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दे दिया, मतलब मिल गया, आप समझ लीजिए। अब आपको जी इफेक्टिव फाइंड करना है। तो वाटर मीडियम में तो ये जी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा जी इफेक्ट। जी इफेक्टिव के लिए जब जो बॉब है वो वाटर के अंदर ओसिलेशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड टी होगा। तो जब यहाँ पे इस पे नेट फोर्स होता है तो एम जी डाउनवर्ड, और बायोन फोर्स जो है वो कहाँ लगता है? अपवर्ड लगता है। तो हमने नेट फोर्स पढ़ाई थी भाई, एफ नेट इज इक्वल टू वॉट, एम जी माइनस एफ बी। अब एम जी कितना होता है? एम जी होता है डेंसिटी ऑफ बॉब इंटू वॉल्यूम टू जी, और एफ बी यानी डेंसिटी ऑफ वाटर टू वॉल्यूम इंटू जी, और यहाँ एम जी डेस। अब ये जो एम है वो तो बॉब का ही होता है, तो यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हो रो बी वी जी, जी इफेक्टिव, ये जी डेस लिया ना हमने, अलग लिया। तो इसको आप जी डेस लिखोगे, जी डेस इज इक्वल टू रो बी जी माइनस रो डब्ल्यू वी जी। तो यहाँ से अगर देखें तो वॉल्यूम तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाए, तो जी डेस की वैल्यू क्या आएगा? तो जी डेस आपका रहेगा जी, दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो बी, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ जी 1 माइनस रो बी बाई रो डब्ल्यू है 4/3, तो आप लिखोगे यहाँ तो 3/4 लिखना पड़ेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो जी 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 3 अपॉन 1/4। दिस इज जी डैश। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन अ वाटर, इन अ
वाटर, तो आपको यहाँ लेना है टी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डैश की वैल्यू है जी बाई 4, यानी 2 पाई 4 एल बाई जी। 2 बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट एल बाई जी, यानी इसको क्या लिखा जाता है टी नॉट, तो क्या लिखा जाता है टी नॉट, तो टी इज इक्वल टू 2 टी नॉट, टी इज इक्वल टू 2 टी नॉट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा देख सकते हो आप। A particle at the end of spring executes simple harmonic motion with the time period t1 while the corresponding period for another spring is t2. If the period of oscillation with the two spring is series is t, then which relation which correct among these all option? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो आपको बताना है। तो अगर आपको एक स्प्रिंग दिया है तो आप लिख सकते हो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग 1, तो फॉर्मूला क्या लिखते हो T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के वन। और सिंप्लीफाई करें तो T1 स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर, T1 स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बाई के वन। ठीक है, तो फिर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग 2, इसके लिए T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के टू, तो आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। तो दूसरे स्प्रिंग के लिए भी सेम करते, टी टू स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बाई के टू। तो अब ये दोनों को सीरीज में हम यूज करते हैं। कैसे में यूज करते हैं, बोथ स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप जानते हो, सीरीज के लिए के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू, तो एक के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो दिस इज द टी, टी इज इक्वल टू 2 पाई, और सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं एम बाई के वन प्लस एम बाई के टू। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यही है, के टू यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, के वन हो गया, अपॉन में के वन इंटू के टू, एम कॉमन निकाल लो तो के वन प्लस के टू, ऐसे ही आप लिख सकते। तो अब हम स्क्वायर कर देते, तो टी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में चला गया, यहाँ बच जाएगा एम बाई के वन प्लस एम बाई के टू, ये टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और एम बाई के वन का फॉर्मूला है 1 स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर प्लस एम बाई के टू होता है टी टू स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर कैंसल आउट, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ आप देखो ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है आंसर के साथ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। नए प्रॉब्लम का डेटा आपके सामने आप देख सकते हो। मास m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass exits harmonic of time period t. If mass is increased by m, the time period becomes 5t by t. Then the ratio of m by m is what? तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है। पहले हमें टाइम पीरियड दिया है 2 पाई, एक मास है m बाई के,
फिर जब हम इसके अंदर मास ऐड करते हैं तो ये टाइम पीरियड हो जाता है 5t/3, 2 पाई। मास पहले कैपिटल एम था, इसमें स्मॉल एम ऐड किया। तो ये हमें दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 और 2। सिंपल है, इसका रेशियो ले लो। तो टी टी कैंसल आउट, 2 पाई कैंसल आउट। तो चलो क्या आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5। के भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब यहाँ अंडरवुड है तो स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 9/25 m/m प्लस m। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 9m प्लस 9m टू 25m। तो ये 9m इस साइड आ गया, तो 9m इज इक्वल टू 25m माइनस 9m। 9m इज इक्वल टू 16m। हमें चाहिए रेशियो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो ये हो जाएगा 16/9। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी 16/9, it is match with the correct answer. So this is the correct answer for this problem. Let's move for a new problem. नए प्रॉब्लम का डेटा आप देख सकते हो। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ simple pendulum executing simple harmonic motion is increased by 21%. The percentage increase in the time period of the pendulum of increased length. तो लेंथ कितना इंक्रीज किया, 21%। यानी पहले लेंथ L होगा तो L2 के लिए हम लिख सकते हैं कि भाई L प्लस 21% ऑफ L, यानी कि L प्लस परसेंटेज को निकालोगे तो 21/100 करना पड़ेगा, तो इट विल कम 0.21 L। यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ L2 होगी वो कितना होगा, 1.21 L। दिस इज योर L2। तो अब लेंथ मिल गया तो आप टाइम पीरियड भी लिख सकते हो कि भाई पहले L1 लेंथ का टाइम पीरियड क्या होगा, तो T1 टाइम पीरियड होगा 2 पाई, यानी T जो है वो कितना होगा, T1 2 पाई अंडर रूट L/G था। दूसरा जो टाइम पीरियड है T2 वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L1 था ये, और ये हो जाएगा 1.21 L/G हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें परसेंटेज इफ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इंक्रीज लेंथ इज परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। तो डेल्टा T/T इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा T/T परसेंटेज में हमें बताना है T2 माइनस T1 अपॉन T1। तो यहाँ पे बाकी सब वैल्यूज है वो तो कैंसिल ही होगा, फिर जो बचने वाली वैल्यूज है वो 1.21 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो 1.21 यानी कितना होता है, ये हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, 1.1 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 0.1 इंटू 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10%। कितना आएगा, 10%। तो यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हो ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है आंसर के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप इस यही फॉर्मूला डिट्टो आप रखोगे तो इसमें 2 पाई है, बाकी अंडर रूट L है, G है, वो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा यही आंसर, अंडर रूट 1.21 माइनस। I hope guys are you clearly understand. Let's move for a new problem. नए प्रॉब्लम का डेटा सामने है आपके। If the spring has time period T, it is cut into 10 equal parts. Then time period of each part will be बताओ। स्प्रिंग हैज टाइम पीरियड T है, अब इसको हम n पार्ट्स में कट कर देते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो आपने लेंथ
न्यू लेंथ, अब बोलो न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो एल डेस इज व्हाट, एल बाय एन, एक जो स्प्रिंग होगा उसका एन इक्वल पार्ट ये, तो एक स्प्रिंग की लेंथ कितना हो जाएगा, एल बाय एन। नाउ टाइम पीरियड कितना होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डेस बाई जी, 2 पाई एल डेस यानी एल बाई एन जी। तो पहले जब ये पूरी स्ट्रिंग थी तो टाइम पीरियड टी था ना, तो टी कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी था। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को क्या लिख सकते हो आप, टी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टी को नाम दे दो टी डेज। टी डेज इज व्हाट, दिस इज टी बाई अंडर रूट एन, टी बाई अंडर रूट एन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है आंसर के साथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। नए प्रॉब्लम का डेटा देख सकते हो। अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन अ सिटिंग पोजीशन एंड स्टैंड अप, देन द टाइम पीरियड एट द स्विंग व्हील। एक पर्सन है, पहले वो स्विंग कर रहा था बैठ के, फिर वो वहां पे स्टैंड अप, जहां बैठा था उसके ऊपर ही खड़ा हो गया। तो अब इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, इंक्रीज इफ द चाइल्ड इज लॉन्ग एंड द डिक्रीज इफ द चाइल्ड इज शॉर्ट। बताओ। तो जैसे ही बालक खड़ा होता है तो ऑब्वियसली उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन अपवर्ड शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर अपवर्ड शिफ्ट होता है तो फिर जो इसका इफेक्टिव लेंथ है वो डिक्रीज होगा, इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एंड चाइल्ड स्टैंड अप, इट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, कहाँ शिफ्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये पेंडुलम जैसे हमने पढ़ा है। तो इसका अगर ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता, अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ शिफ्ट हो गया तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ अगर कम हो गया तो फिर टाइम पीरियड भी क्या होता है, कम हो जाता है। व्हेन चाइल्ड स्टैंड अप इट्स सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन, so L effective is decreased, so time period is also decreasing। तो यहाँ आप ऑप्शन पिक कर सकते हो डिक्रीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इसी के साथ आज का हमारा एक क्लास कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोस।